हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। हिंदी ग्रामर पीवाईक्यू सीरीज़ की आज क्लास 6 है, जिसका टॉपिक है वर्णमाला। तो वर्णमाला से पिछले सालों में जितने भी पेपर हुए हैं उनसे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम देखने वाले हैं। अभी आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, तो इससे क्वेश्चन ज़रूर से पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। और वर्णमाला का थ्योरी मैंने पढ़ाया था, थ्योरी वाला लेक्चर भी आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पदबंध, शब्द, वर्ण या पद। अब इसमें स्पेसिफिक ये नहीं दिया हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। इसमें बस पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो पदबंध तो नहीं हो सकता, शब्द भी नहीं हो सकती और पद भी नहीं हो सकता। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? अक्षर या ध्वनि। जो मैं बोल रही हूँ इसको क्या बोलते हैं? अक्षर या ध्वनि, जो मुख से निकलती है, ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। और इन्हीं अक्षरों को जिन हम सिंबल्स के थ्रू लिखते हैं उनको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है, जो कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? अम अह में, शंकर और हिंदी में, चांद और सास में, या फिर अतः और प्रातः में। अनुनासिक क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में नाक और मुख दोनों मदद करते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिनमें नाक और मुख दोनों का यूज होता है उनको अनुनासिक कहा जाता है, जैसे कि चांद और सास में। चंद्र बिंदु जहाँ पर भी आपको दिख जाए तो वो अनुनासिक ध्वनियाँ होती है। अनुस्वार क्या होता है? ऊपर एक बिंदु लगा होता है, इसको अनुस्वार कहा जाता है, जिसके उच्चारण में केवल नाक मदद करती है। निर्नुनासिक क्या होता है? जिसके उच्चारण में केवल मुख मदद करता है, उनको निर्नुनासिक ध्वनियाँ कहा जाता है। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं जिनके उच्चारण में कंठ मदद करता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ग और घ। क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, ठीक है, उनके उच्चारण में कंठ मदद करता है। थ्योरी मैंने पूरी पढ़ाई है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्वर के जितने भी प्रकार होते हैं, व्यंजन के जितने भी प्रकार होते हैं, सभी तरह का मैंने उसमें कवर आपको करवा दिया था। किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? जो हमारी जीभ होती है ये ऊपर तालु से नहीं टकराती है। कौन सा व्यंजन वर्ण है? ज, च, घ या श। तो घ में नहीं टकरा रही, आप बोल के भी देख सकते हो। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? मूर्धन्य ध्वनियाँ ये होती है, ओष्ठ ध्वनियाँ ये होती है, कंठ ये ध्वनियाँ होती है और वत्स ये ध्वनियाँ होती है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? वत्स्य न ल र स ये सही है। कंठ ध्वनियाँ क ख ग घ ये भी सही है। ओष्ठ ध्वनियाँ प म ब ब, बोलने में भी समझ आ रहा है ना, दोनों होठ मिल रहे हैं आपस में, प म ब भ बोलने में, तो ये भी सही है। मूर्धन्य ध्वनियाँ च छ ज झ नहीं होती है, ठीक है। च छ ज झ जो है वो तालव्य ध्वनियाँ होती है। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी होती है? ट ठ ड ढ न होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? ई, बड़ा ई, ए और आय, ये अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर कौन सा होता है? अ। और तीसरा प्रकार इसका पश्च स्वर होता है। पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं? आ, उ, ऊ, ओ, औ, ये पश्च स्वर होते हैं। तो जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और ये पश्च स्वर। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिक मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है। तो किस में दिख रहा है? कटीला में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसको क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, मुख से ध्वनि निकलती है उनको निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है?
जिसके उच्चारण में दांत मदद करता है या फिर जो हमारी जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती है। तो बोल के भी देख सकते हैं, त म ट ज। त बोलने में हमारी जो जीभ है वो दांतों को स्पर्श कर रही है, त। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिसमें वायु रगड़ खाकर घर्षण से ऊष्मा या गर्मी पैदा करती है, उनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। श, स और ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन ज्ञ किससे बनता है? ज और इ से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्ष, श, त्र, श्र। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जो श है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये ऊष्म व्यंजन है। बाकी क्ष, त्र, श्र और ज्ञ ये चारों ही संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? तो हिंदी भाषा की कुल 52 वर्ण लिपियाँ है। कौन कौन सी? जिसमें 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवा है अम और आह, 33 व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण है ड और ढ, और इसके अलावा 4 अपने संयुक्त व्यंजन है। इस तरह से टोटल 52 वर्ण लिपियाँ हैं। तो याद रखना, 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवा है, 33 व्यंजन है, 2 द्विगुण है और 4 संयुक्त व्यंजन है। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंत्योष्ठ ध्वनि क्या होती है? ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में ऊपर के जो दांत है वो नीचे के होठ को स्पर्श करते हैं, दंत्योष्ठ ध्वनि कहलाती है। बोल के देख लो, व, फ, य, र। तो व के उच्चारण में व, ऊपर के जो दांत है नीचे के होठ को स्पर्श कर रहे हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। युग्मक ध्वनियाँ, जैसे कि दिल्ली। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो दिल्ली, ठीक है। द्वित्व हो रहा है यहाँ पर ल का, सम्मान म का द्वित्व हो रहा है, तो इनको युग्मक ध्वनियाँ कहा जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? प्लुत, ऋस्व, संयुक्त, द्वित्व। प्लुत स्वर होता है, ऋस्व स्वर होता है, संयुक्त स्वर भी होता है, द्वित्व व्यंजन होता है, स्वर नहीं होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, कंठ से विसर्ग ध्वनि निकलती है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? वैसे तो 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 11 स्वर और 35 व्यंजन माने हैं। 11 स्वर तो हो गए, अब 33 व्यंजन और 2 और माने हैं, टोटल 35। तो 2 द्विगुण को भी इन्होंने इसी में शामिल किया है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे स्वर कहा जाता है, और जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से लिखे और बोले जाते हैं। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा है? क्यारी। जहाँ पर 2 व्यंजन बिना किसी स्वर के आपस में जुड़े होते हैं उनको व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। यहाँ पर जो क्य है वो इसी तरह से जुड़ा हुआ है। इनमें अयोगवाह स्वर कौन सा है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अम और अह तो अयोगवाह होते ही है, साथ ही जो चंद्र बिंदु और ऊपर बिंदु अनुस्वार अनुनासिक को भी अयोगवाह में भी काउंट किया जाता है। किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है? संपदा, अंगूठी, गंगा या फिर डंडा। तो पंचम अक्षर क्या होते हैं? क, च, ट, त, प। ये पंचम अक्षर नहीं है। इन वर्गों के जो 5वें वर्ण होते हैं उनको पंचम अक्षर कहा जाता है। क वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा होता है? अंग। क, ख, ग, घ अंग। च, छ, ज, झ, इ, ट, ट, ड, ढ अण, त, थ, द, ध न, प, फ, ब, भ म। ठीक है, ये पंचम अक्षर होते हैं। अब इनमें से किस में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है? संपदा में पंचम अक्षर का प्रयोग किया गया है, अंगूठी में भी है, गंगा में भी है, डंडा में भी है, चारों में है। अच्छा, यहाँ पर अंगूठी गलत टाइप हो गया है। जो अंगूठी है वो इस तरह से लिखा हुआ है, ऊपर चंद्र बिंदु है, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। अंगूठी ये है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें पंचम अक्षर नहीं है, ऊपर चंद्र बिंदु लगा है।
स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं। किसी व्यंजन को स्वर से अलग करते हैं तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं। संघर्षी व्यंजन कौन सा है? संघर्षी व्यंजन, जिसको ऊष्मी व्यंजन भी कहा जाता है, वो है ह। अर्धस्वर वाला व्यंजन अलग करना है। अर्धस्वर किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, य और साथ ही व को अर्धस्वर कहा जाता है। इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है, बड़ी मात्रा वाला है? बैल, बैल, दिन या फिर कम? तो इसमें तो मात्रा नहीं है, दिन भी छोटी मात्रा है। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही आंसर होंगे। मध्य प्रदेश ईएसबी 2017 की किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था और बोर्ड ने दोनों को ही आंसर माना था। ठीक है, तो ए और बी दोनों इसके सही आंसर होंगे। मानक रूप वाला वर्ण नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, भक्त, क्योंकि ये शब्द है, बाकी सारे वर्ण हैं। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? जब हम वर्णों को अलग करते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार, ऊपर बिंदु अम और पीछे आह, इनको अयोगवाह कहा जाता है। स्वरों का उच्चारण अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है, व्यंजनों की सहायता से होता है या फिर अनुस्वार की सहायता से होता है? तो स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता के होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे क्या कहा जाता है? दो मात्राओं वाले स्वर को गुरु स्वर कहा जाता है। इनमें से संवृत्त स्वर कौन सा है? ओ, ई, ओ या फिर अ? अब ये समझो संवृत्त स्वर होता क्या है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जो हमारा मुख्य द्वार है वो बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ई, उ, उ। ठीक है, इनको संवृत्त स्वर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ई। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। चारों स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है? सभी विसर्ग सघोष होते हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष है। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन सघोष है। तो व्यंजन वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष होता है, ये बिल्कुल सही है। व्यंजन वर्गों का पहला, दूसरा व्यंजन अघोष होता है, बिल्कुल सही है। समस्त स्वर घोष ध्वनियां है, ये भी सही है। सभी विसर्ग सघोष है, ये गलत है। सारे जो विसर्ग है वो अघोष होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। और थ्योरी वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था डिटेल में सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण, ये सब क्या होते हैं। लुंठित ध्वनि कौन सी है? र, ड, ध या फिर न? आज का आखिरी प्रश्न है और आपको करने के लिए देती हूँ, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताना, लुंठित ध्वनि कौन सी होती है। और अगर नहीं आ रहा है इसका आंसर तो आप थ्योरी वाला लेक्चर ज़रूर से जाकर देखना, वहाँ पर मैंने पढ़ाई थी सारी ध्वनियाँ। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना, ताकि जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच पाए। कैसा लगा लेक्चर कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, इसका आंसर भी ज़रूर से बताना। स्क्रीन पर देखो प्लेलिस्ट शो हो रही है अभी तक के जितने भी मैंने PYQ टॉपिक वाइज करवाए हैं, तो वहाँ जाकर देख सकते हो। थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो थ्योरी की प्लेलिस्ट भी शो हो रही है। वर्णमाला वाले लेक्चर की वीडियो भी शो हो रही है, तो उस लिंक पर जाकर आप वो लेक्चर देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।